दिल्ली पॉलिटिक्स। दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान केंद्र सरकार और एलजी विनय कुमार सक्सेना पर निशाना साधा। अब उनका काम ही क्या है? मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन टपोरी जैसी बातें। उन्होंने कहा कि केंद्र के अध्यादेश में यह प्रावधान है कि प्रदेश का मुख्य सचिव तय करेगा कि दिल्ली कैबिनेट का कौन सा निर्णय लीगल है और कौन सा इल्लीगल है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उपराज्यपाल को अधिकार दे दिया गया है कि वो कैबिनेट का कोई भी फैसला पलट सकता है। उन्होंने कहा कि आज तक भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन आप जवाहरलाल नेहरू के उस निर्णय को देखिए जिन्होंने ये सोचकर कि ये दिल्ली को अलग किया था स्टेट लेवल से, कि दो सरकारें दिल्ली में केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार रहेंगी तो आपस में टकराव जरूरी है। केजरीवाल जी थोड़ा सा इतिहास भी पढ़िए। इसलिए ये अध्यादेश दिल्ली के लिए आया है। यह अध्यादेश राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और अन्य राज्यों के लिए भी आ सकता है। ऐसा कभी नहीं हुआ। यह सिर्फ दिल्ली का मामला नहीं है, दिल्ली से इसकी शुरुआत हुई है। इसलिए सब पार्टियों को मिलकर इसका विरोध करना चाहिए। पहले आप सबका विरोध कर रहे थे, अब आपके साथ पार्टियां कैसे आ जाएं? अन्ना हजारे को लात मार करके आपने भगाया और खुद सीएम बन गए। आपने उस टाइम पर 2011 के टाइम पर आपने ये विश्वास दिलाया था पूरी देश की जनता को कि हम कभी भी कोई पार्टी नहीं बनाएंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? भ्रष्टाचार में पूरी नाक तक, सिर तक एक एक बाल भी मिला हुआ है हर मंत्री का, करप्ट और घटिया। मोदी पर आप इल्ज़ाम लगाते हैं, आप अपने भी गिरेबान में झांक करके देखिए केजरीवाल जी। सीएम केजरीवाल ने सीपीआई का जताया आभार। ये सीपीआई क्या है? दिल्ली के सीएम और आप आदमी पार्टी के संयोजक सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने सरकार को चुना है। सही बात है, तो सरकार को काम करने का भी अधिकार होना चाहिए। अरे कितना भ्रष्टाचार करोगे? पूरी तो दो काम कर रहे हैं। एक तो एजुकेशन में मंत्री बना दिया और शराब बिचवा रहे हैं छोटे छोटे बच्चों। ये क्या है? ये वहाँ पर आप छापे मारिए, देखिए बच्चे शराब पी के लड़क रहे हैं। और साक्षी मर्डर केस भी इसी का नतीजा है कि लोग अब इतने स्वार्थी हो गए, कुछ भी कर रहे हैं। उन्होंने इस दौरान सीपीआई नेताओं का शुक्रिया भी अदा करते हुए कहा कि इस अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली के लोगों का साथ देने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली के सीएम ने आज सीपीआई महासचिव डी राजा और अन्य नेताओं से भी मुलाकात की। इस मुद्दे पर सीपीआई नेता डी राजा ने कहा कि दिल्ली में केंद्र सरकार का तानाशाही अध्यादेश लोकतंत्र और संविधान पर हमला है। वो इस अध्यादेश के खिलाफ संसद में दिल्ली की जनता का साथ देंगे। यही वजह है कि मोदी सरकार के गैर संवैधानिक अध्यादेश के खिलाफ ये अध्यादेश पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल है। आप थोड़ी कानून की किताबें पढ़िए के खिलाफ दिल्ली की जनता को सभी पार्टियों का साथ मिल रहा है। बता दें कि दिल्ली में ट्रांसफ़र पोस्टिंग विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला 11 मई को आया था। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला दिल्ली सरकार के पक्ष में आया था। इसके 8 दिन बाद 19 मई को केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर शीर्ष अदालत के फैसले को पलट दिया है। देखते हैं आगे क्या होता है। जय हिंद, जय भारत। जेडीयू के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के दुकान वाले बयान पर बुधवार 14 जून को जीतन राम मांझी, काफ़ी फेमस नाम है पटना का, बिहार की पॉलिटिक्स में, ने जवाब दिया। मांझी ने कहा कि वह ललन सिंह का हम सम्मान करते हैं। ललन सिंह का जो भी इरादा रहा हो, यह कहने का कि मुझे इससे मतलब नहीं है, लेकिन सभी लोग जानते हैं दुकान का मतलब जहाँ खरीद फरोख्त होती है। ये लोग इसी पर विश्वास रखते हैं और यही किया भी है। हम लोगों ने कभी खरीद फरोख्त नहीं की। हमारी पार्टी दुकान नहीं है। जीतन राम मांझी ने कहा कि हमने मुख्यमंत्री रहते हुए जनता के हित में 34 निर्णय लिए थे
उसको पूरा करने के लिए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का निर्माण किया। इसे पूरा करने के लिए हम काम कर रहे हैं। इसी के लिए हमने नीतीश कुमार को समर्थन किया था, लेकिन अब पानी नाक से ऊपर निकल गया है। हमारा जो भी निर्णय था उसे तोड़ मरोड़ के नीतीश कुमार ने कुछ काम किया और कुछ नहीं किया। इसके लिए जनता को जवाब तो देना ही पड़ेगा। हम लोग किस पार्टी के साथ नहीं करेंगे, किसी पार्टी के साथ हम मर्ज नहीं करेंगे। आगे जीतन राम मांझी ने कहा कि हमारे कार्यकर्ता, हमारे कोर कमेटी के नेता सब ने कहा है कि अब आपको नीतीश कुमार के साथ कभी नहीं रहना। खासकर पार्टी के मर्ज करने की जो बात आई उसमें सबका प्रस्ताव आया कि हम नहीं करेंगे। इसके बाद संतोष मांझी ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। हम लोगों ने निर्णय लिया कि पार्टी किसी की भी हो, लेकिन किसी भी पार्टी के साथ हम मर्ज नहीं करेंगे। हम लोग स्वतंत्र होकर के काम करेंगे, चाहे चुनाव का मामला हो या संघर्ष का मामला। महागठबंधन की रहने की बात पर जीतन राम मांझी ने कहा कि हमने सब दिन कहा है कि महागठबंधन में नहीं है, हम नीतीश कुमार के साथ हैं। अब जब नीतीश कुमार के साथ नहीं हैं तो फिर महागठबंधन की बात कहाँ से आ जाती है। कोई यह बात कहता है तो बिल्कुल गलत कहता है। बीजेपी से गठबंधन की बात पर उन्होंने कहा कि यह सब गर्त की बात है, 23 जून के बाद देखा जाएगा। जीतन राम मांझी बोले 6 महीना और रह सकता था सीएम। मांझी ने कहा कि 9 महीना मुख्यमंत्री रहने के बाद हमें बेवजह हटाया गया और जो बैठक में हमें दिखाया गया या फिर जो बैठक हमें करनी चाहिए थी और जो समय दिया गया उससे 2 दिन पहले नीतीश कुमार ने वह बैठक करवा दी। शरद यादव को आगे करके हमसे इस्तीफा ले लिया गया। हम त्यागपत्र लेकर राज्यपाल के पास गए थे, लेकिन मेरे जेब में उस वक्त एक और लेटर था, क्या कि विधानसभा को भंग कर दूं, लेकिन मैं राज्यपाल के पास जाकर ऐसा नहीं कर सका और इस्तीफा दे दिया। अगर मैं विधानसभा भंग करवाता तो 6 महीने तो मुझे कार्यवाहक के रूप में मुख्यमंत्री से कोई नहीं हटा सकता था। मैं 6 महीना और मुख्यमंत्री रह सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। अब बताइए दुकान कौन चला रहा है। प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है जिसे खरीदने के लिए व्यक्ति अपनी सारी जमा पूंजी लगा देता है, यहाँ तक कि बैंक से लोन तक लेता है, तब कहीं जाकर के संपत्ति बना पाता है। ये उस व्यक्ति की बात हो रही है जो रोजी रोटी कमाने के लिए भी मुश्किल है। इसलिए किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले बेहद ज़रूरी है कि एक एक चीज़ को अच्छे से जांच कर लें। किसी भी संपत्ति, घर, मकान, दुकान या प्लॉट को खरीदने से पहले अक्सर लोग रजिस्ट्री देखते हैं, लेकिन आपको बता दें कि रजिस्ट्री से किसी भी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक नहीं मिलता। तो आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि रजिस्ट्री करा लेने से आपकी प्रॉपर्टी हो जाएगी या रजिस्ट्री करा लेने भर से प्रॉपर्टी आप उस प्रॉपर्टी के मालिक हो जाएंगे, तो आपकी ये गलतफहमी है। भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप उसका नामांतरण यानी म्यूटेशन ज़रूर चेक कर लें। आपको ये भी पता होना चाहिए कि केवल सेल डीड से नामांतरण नहीं होता, नॉमिनेशन। अब कैसे? बिना नामांतरण के संपत्ति नहीं होती आपके नाम। सेल डीड और नामांतरण 2 अलग अलग चीज़ें हैं। आमतौर पर लोग जो सेलिंग का तरीका है और नामांतरण को एक ही समझ लेते हैं। ऐसा समझा जाता है कि रजिस्ट्री करवा ली और संपत्ति आपके नाम हो गई, जबकि ये ठीक नहीं है। किसी भी संपत्ति का जब तक नामांतरण नहीं किया जाता तब तक कोई भी व्यक्ति अपनी नहीं मान सकता उस प्रॉपर्टी को, कि भले ही उसने रजिस्ट्री करवा ली हो फिर भी संपत्ति उसकी नहीं मानी जाती, क्योंकि नामांतरण तो किसी दूसरे व्यक्ति के पास होता है। कैसे करवाएं नामांतरण? भारत में अचल संपत्ति मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है।
पहले खेती की ज़मीन, दूसरा आवासीय ज़मीन, तीसरी औद्योगिक ज़मीन, किसी की फैक्ट्री प्लॉट, और ये आपका खेत। इन तीनों ही प्रकार की ज़मीनों का नामांतरण अलग अलग प्रकार से अलग अलग स्थानों पर किया जाता है। जब भी कभी किसी संपत्ति को सेल डीड के माध्यम से खरीदा जाए या फिर किसी अन्य साधन से अर्जित किया जाए, तब उस दस्तावेज के साथ संबंधित कार्यालय पर उपस्थित होकर संपत्ति का नामांतरण करवा लेना चाहिए। अब इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनानी है? जो ज़मीन खेती की ज़मीन के रूप में दर्ज होती है, ऐसी ज़मीन का नामांतरण उस पटवारी हलके के पटवारी द्वारा किया जाता है। आवासीय भूमि का नामांतरण कैसे किया जाए? आवासीय भूमि से संबंधित सभी दस्तावेजों का रिकॉर्ड उस क्षेत्र की नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद या फिर गांव के मामले में ग्राम पंचायत के पास है। वही औद्योगिक जमीन का रिकॉर्ड औद्योगिक विकास केंद्र जो प्रत्येक जिले में होता है उसके समक्ष रखा जाता है। ऐसे औद्योगिक विकास केंद्र में जाकर यह जांच करना चाहिए। ये थी बढ़िया जानकारी। जय हिंद, जय भारत।